नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ पाल साम्राज्य की, तो इसकी जो स्थापना है वो गोपाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी। तो गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की गई थी। गोपाल की अगर बात की जाए तो गोपाल के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म को भी अपनाया गया था और इन्होंने एक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद एक मठ की स्थापना की। जिस मठ की जो इन्होंने स्थापना की वो मठ कहाँ पे था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये मठ जो है इन्होंने औदंतपुरी में बनवाया था। तो औदंतपुरी ये बिहार में पड़ता है। तो औदंतपुरी बिहार में जो है ये बनवाया गया था ये मठ, जो किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा बनाया गया था, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। अगर गोपाल की बात की जाए, गोपाल के बाद जो इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम था धर्मपाल। देखिए, अगर धर्मपाल की बात करते हैं तो धर्मपाल वही थे जिनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल जी के द्वारा की गई थी। और जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, तो अगर बात की जाए इस विश्वविद्यालय की, तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है और इसको 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के शुरुआत में बनवाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि धर्मपाल के द्वारा किस यूनिवर्सिटी की, किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है। अगर पाल वंश के अंतिम राजा की बात की जाए, अगर आपको संस्थापक पता है तो आपको अंतिम राजा का भी पता होना चाहिए। पाल वंश के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था गोविंद पाल। तो ये भी आपको याद रखना है, गोविंद पाल जो है वो पाल वंश के अंतिम राजा थे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी काम आने वाले क्वेश्चन है कि कनौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कमीशन के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। हमारा टीजीडी कमीशन आर्ट्स का बैच जो है वो 2025 के लिए शुरू हो रहा है, जो कि 20 दिसंबर से जिसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। किस प्रकार आपको जुड़ना है मैं यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। 7876145409 हमारा कांटेक्ट नंबर है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन कि कन्नौज के राजा महिपाल के जो राजकवि थे इनका नाम था राजशेखर। राजशेखर के बारे में इतना ही बताऊंगा कि ये संस्कृत के एक महान कवि थे, जितना मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, और एक नाटककार और संस्कृत के एक महान कवि थे राजशेखर जी। और अगर महिपाल की बात की जाए तो महिपाल जो है वो एक प्रतिहार वंश होता था, इसके शासक थे। तो प्रतिहार वंश के शासक थे महिपाल, और महिपाल के राजकवि कौन थे, राजशेखर थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर प्रतिहार वंश की बात की जाए, प्रतिहार वंश की जो स्थापना है वो रामचंद्र के साथ साथ भैया सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नाम आता है वो आता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है वो प्रतिहार वंश की स्थापना की जाती है। नागभट्ट प्रथम ने जो अपनी राजधानी जो बनाई थी वो कन्नौज में, कहाँ पे बनाई थी, कन्नौज में। तो प्रतिहार वंश की जो पहली राजधानी थी वो कन्नौज में थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, नागभट्ट प्रथम के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन आता है कि प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कमीशन में। तो प्रतिहार वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे इनका नाम था मिहिर भोज। याद रखना है क्या नाम था, मिहिर भोज। मिहिर भोज, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास पेंसिल नहीं है तो हम ढंग से थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपने थोड़ा सुन के ही कॉपरेट करना है। मिहिर भोज, क्या नाम था, मिहिर भोज। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक रहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी। हु कॉन्स्टिट्यूटेड ए काउंसिल नॉन एज उमर ए चहलगानी। देखिए, उमर ए चहलगानी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको इल्तुतमिश के द्वारा इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। इस उमर ए चहलगानी को जो है वो चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत के वही राजा थे जिनके द्वारा लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी को लाया गया था। देखिए, इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। और ये वही इल्तुतमिश है जिनके द्वारा एक इक्ता प्रणाली चलाई जाती है। तो इक्ता प्रणाली जो है वो किसके द्वारा, तो इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो भी इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनका जो शासनकाल था इल्तुतमिश का वो 1211 से 1236 तक था। इनके द्वारा ही कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से जो है वो निर्माण करवाया गया था।
देखिए, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन कुतुब मीनार का जो पूर्ण रूप से जो निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। देखिए, इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांदी का एक सिक्का चलाया गया था जिसका नाम था टंका, और तांबे का जो सिक्का था उसका नाम था जीतल। तो तांबे का टका और सॉरी चांदी का टका और तांबे का जो जीतल सिक्का है वो भी इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाए गए थे। और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है भैया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है एक लोदी वंश का शासक था, और इसके द्वारा जो है वो आगरा शहर की जो है वो स्थापना की गई थी। ये लोदी वंश के दूसरे शासक हुआ करते थे, सिकंदर लोदी। आगरा शहर बहुत बार पूछा जाता है किसके द्वारा बसाया गया, तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और आगरा शहर जो है वो यमुना नदी, किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे जो है वो आगरा शहर स्थित है। और अगर मैं लोदी वंश की बात करता हूँ, लोदी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। और अगर लोदी वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इनका नाम था इब्राहिम लोदी, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं यहाँ से कुछ और यहाँ से बात करना चाहूँ तो मैं बात करना सिकंदर लोदी के शासनकाल की। तो सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1570 तक था, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर यहाँ पे बलबन की बात की जाए, बलबन ऑप्शन में दिया है तो बात करना यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि बलबन के बारे में हम वैसे तो पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उनको भी देख के आए आप। तो बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था, और बलबन के द्वारा रक्त और लौ की नीति चलाई गई थी, ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। और इल्तुतमिश को जो है वो कहीं ना कहीं साम्राज्य का रक्षक इनके शब्द का जो नाम हुआ करता था। एक बार पेपर में आया था कि आप ये बताइए कि इल्तुतमिश अर्थ का नाम क्या है, तो इल्तुतमिश जो अर्थ है ना, इसका नाम है साम्राज्य का रक्षक, कि भाई साम्राज्य की रक्षा करने वाला जो है इल्तुतमिश होता है। ये गुलाम था खुद भी कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इल्तुतमिश की एक बेटी होती थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अगर भैया रजिया सुल्तान के बारे में बात की जाए, देखिए ये इंपॉर्टेंट बनता है रजिया सुल्तान के बारे में जानना। रजिया सुल्तान जो है वो भारत में जो है इनको भारत में दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी शासिका, याद रखना, भारत में दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी शासिका जो थी वो थी भैया रजिया सुल्तान, एकमात्र थी ये। और रजिया का जो जन्म हुआ था वो 1205 में हुआ था, याद रखना, रजिया का जन्म जो हुआ था वो 1205 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बदायूं में हुआ था। और अगर इनकी बात की जाए रजिया सुल्तान की, तो 1236 में ये दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी थी, और भारत की पहली मुस्लिम शासिका भी और दिल्ली सल्तनत की भी पहली शासिका है। इनका शासनकाल जो था वो 1236 से 1240 तक रहा। इसके बाद इनको एक प्रेम भी हो गया था जिनका नाम याकूब था। तो ये बहुत सारी बातें अल्तुनिया इनके दरबार में होते थे, तो बहुत सारी बातें आप इनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना ही बताऊँगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कनौज की राजा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अल बरूनी केम टू इंडिया इन। तो अगर बात की जाए अल बरूनी की, अल बरूनी जो है वो कब भारत आया था, अल बरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में जो है भारत आया था, इस बात को आपने याद रखना है। कब से कब तक अल बरूनी भारत आया था, तो अल बरूनी जो है वो 1017 से जो है वो इसके आसपास जो है भारत आया था अल बरूनी, और 1030 तक ये भारत में जो है वो रहा था। अगर अल बरूनी की बात करूं तो किसके साथ अल बरूनी भारत आया था, तो गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ जो ये भारत आता है, इस बात को आपने याद रखना है। मोहम्मद गजनवी वही जिसने 1009 में कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था, जिसने 1025 पे गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, और मोहम्मद गजनवी के द्वारा टोटल कुल 17 आक्रमण किए गए। इनके साथ जो है वो अल बरूनी जो है वो कहाँ पे आया था, भारत आया था। भैया अगर अल बरूनी की बात की जाए तो अल बरूनी के द्वारा जब इसने भारत यात्रा की थी तो इसने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था किताब उल हिंद। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किताब उल हिंद के रचयिता कौन है, तो किताब उल हिंद किस पे लिखी है, तो भारत की यात्रा पे अल बरूनी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। देखिए अल बरूनी का पूरा नाम अगर कमीशन के पेपर में पूछा जाता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कमीशन का पेपर बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है। आपको जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये डेली रिवीजन सीरीज चल रही है, सीरीज को छोड़िए मत। जो भी कमीशन वाले हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे उसका मेडिकल है नॉन मेडिकल है, भैया आपको भी जीके पढ़ना होगा। जीके आपके लिए भी स्कोरिंग रहने वाला है, और एक एक चीज़ आपको पढ़नी होगी तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ अल बरूनी के पूरे नाम की, तो उनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहलद अल बरूनी। तो याद रखना, अबू रेहान इनको कहा जाता था, और इनका नाम मोहम्मद बिन अहलद अल बरूनी भी था। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये भारत जो है वो किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनवी के साथ।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है। देखिए मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी ग्रेनरी। ग्रेनरी जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करता हूँ तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। कहाँ पे ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन आता है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है भैया। वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेनरी मिली, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला। कांसे की नंगन नर्तकी की मूर्ति, ये भी हमें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। सूती कपड़ा, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला। दाढ़ी वाले साधु बाबा का जो चित्र है वो भी हमें यहीं से मिला। और मृतकों का जो टीला है वो भी हमें यहीं से मिलता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ, हड़प्पा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है। और हड़प्पा जो है वो सबसे प्राचीन स्थल है, सबसे पुरानी जो स्थल है, जो सबसे पहले खोजी जाने वाली स्थल है सिंधु सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ तो हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी, किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिलता है? तो हड़प्पा से मिला मछुआरों के चित्र, मिट्टी के बने हुए बर्तन और कांसे का एक दर्पण। तो कांसे का एक दर्पण हमें मिला। और हड़प्पा से जो, अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ तो हड़प्पा में जो है वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति महादेव की पूजा करते हैं, इस बात को भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य बहुत सारे स्थल है, जैसे कि सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। आपका चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में ही है। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा भी गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बनावली भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये भी हरियाणा में है। और कालीबंगा, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि राजस्थान में। तो कालीबंगा कहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगर आप डेली इन वीडियो को सुन रहे हो और जब तक आपका कमीशन का पेपर होने वाला है, आपका बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होने वाली है, मैं आज आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे जब तक आपका पेपर होगा 6 से 7-8 महीने के बाद आपका पेपर कमीशन का होगा ही होगा, ये फाइनल है। या 6-7 महीने के बाद तो होगा ही होगा, ये डन है भाई। और तब तक आप अगर इन वीडियोस को डेली सुनते रहेंगे, जैसे समाचार लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, उसी तरह आप मेरी वीडियोस को सुनते रहेंगे, तो मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ ये दे रहा हूँ कि 50% आपको ये पेपर में हेल्प करने वाला है। सेम क्वेश्चन भाई, 100% पेपर आएगा, 50% पेपर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा फिर। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप अच्छे से जो है वो नीति क्रम से यहाँ पे देखें, हर एक दिन इन वीडियो का वेट करें। और जो भी जिसका भी टेट अब क्लियर हो चुका है वो आइए कमीशन की तैयारी करिए, क्योंकि अब कमीशन बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर नोटिफिकेशन जनवरी महीने के अंदर या फरवरी और जनवरी से पहले इसी बीच रिलीज होने वाली है। और 4 से 5 महीने आपको रिटर्न की तैयारी करने के लिए ज़रूर मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आपका पेपर होने वाला है। और कम से कम आपके पास 6 मंथ्स तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी अगर आपको कमीशन क्लियर करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में लिया गया है। देखिए गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की तीसरी मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र को लिया गया है, इस बात को आपने याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऋग्वेद की बात करें, ये सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तो भैया गायत्री मंत्र है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध है, जहाँ पे 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन हुआ है। और 10वें मंडल में जो है वो पुरुष सूक्त, किसका वर्णन किया गया? पुरुष सूक्त, जिसमें ये बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण आए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य है। ऐसी ऐसी बात यहाँ पे की गई है, वो पुरुष सूक्त में की गई है हिंदू धर्म में। और अगर मैं सामवेद की बात करता हूँ तो सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है और संगीत के 7 स्वर जो है वो सामवेद से ही लिए गए हैं। और अगर मैं सामवेद के उपवेद की बात करता हूँ, देखिए हर वेद का उपवेद होता है। जैसे कि आपका सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, ऋग्वेद का उपवेद जो है वो है आयुर्वेद, बहुत बार पूछे गए हैं। यजुर्वेद की अगर बात करता हूँ, ये यज्ञ आदि से संबंधित वेद है यजुर्वेद।
अथर्ववेद और इसका उपवेद है धनुर्वेद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी भी तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर मैं अथर्ववेद की बात करता हूँ तो ये जादू टोने से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना, वशीकरण और सबसे नवीनतम, सबसे नया वेद, जो सबसे बाद में खोजा गया जो वेद है वो भी कौन सा वेद है, वो है अथर्ववेद। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो वेदों से हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूर जाने, और पिछले जो हमारी वीडियो आई थी पार्ट 2 वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत जो है वो वेदों से जाना था। वहाँ पे मैंने आपको सीधा बताया था कि वेदों की संख्या 4 होती है, लेकिन वहाँ पे उपनिषद बताए थे कि 108 उपनिषद है भैया। 18 जो है वो क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी, महा उपनिषद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, हर एक चीज़ की वहाँ पर बात की गई है। तो आप पार्ट 2 पे जल्दी से जाइए और देखते आइए पार्ट 2 को भी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुषाण साम्राज्य की बात की जाए और कुषाण साम्राज्य के संस्थापक की बात होती है तो ऑप्शन ए में हमेशा कनिष्क होता है भैया। कनिष्क नहीं होगा, कौन होगा? कुजुल कटफिसिस। अगर फाउंडर ऑफ द कुषाण एम्पायर की बात की जाए तो द फाउंडर ऑफ कुषाण एम्पायर, तो भाई कुषाण एम्पायर के जो एस्टाब्लिश जिनके द्वारा इसे फाउंडेड किया गया था तो इनका नाम था कुजुल कटफिसिस। तो याद रखना, कुजुल कटफिसिस के द्वारा जो है वो कुषाण एम्पायर को फाउंडेड किया गया था, इसकी स्थापना की गई, इसको एस्टाब्लिश किया गया था। देखिए, अगर कुषाण डेंसिटी की मैं बात करता हूँ तो इसका जो सबसे पावरफुल जो लीडर था, पावरफुल जो इसका किंग था, तो वो कौन था भाई? सबसे शक्तिशाली राजा कुषाण वंश का तो वो था भाई कनिष्क। कनिष्क के बारे में इतना ही कहूँगा कि इनके जो दरबार में जो दरबारी विद्वान रहते थे, जैसे कि चरक हो गया, चरक जो है वो इनके शासनकाल के दौरान होते थे। नागार्जुन भी एक विद्वान थे, वो भी कनिष्क के शासनकाल के समय ही होते थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भीम कटविसेस दिया है भाई। भीम कटविसेस भी एक कुषाण वंश का ही शासक था और ये कुजुल कटविसेस के बाद बना था। कहीं ना कहीं आप मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि भीम कटविसेस ने भी इसकी स्थापना की थी, लेकिन ये इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। लेकिन अब देखिए, कुजुल कटविसेस को यहाँ पे संस्थापक माना जाता है तो हम इसको ही मानेंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? भाई बीबी के मकबरे का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो बीबी के मकबरे का निर्माण जो है वो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। एक मुगल बादशाह औरंगजेब जो है वो सबसे घातक मुगल बादशाह माने जाते थे, सबसे खतरनाक मुगल बादशाह मैं कहूँ। इनके द्वारा बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, कहाँ पे बनाया गया? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया गया है। और औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद पड़ता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब कौन से शताब्दी में ये बीबी का मकबरा बनाया गया? तो ये 17वीं शताब्दी में बीबी का मकबरा बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर मैं औरंगजेब की पत्नी की बात करता हूँ तो इनकी पत्नी का नाम था दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम की याद में जो है इन्होंने बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया, जिनको बेगम राबिया दुरानी भी कहा जाता है। और 1660 के आसपास जो है इनके द्वारा ये बीबी का मकबरा एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो बनवाया गया था। और अगर मैं औरंगजेब की बात करता हूँ, औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो 3 नवंबर 1618 को हुआ था। और औरंगजेब की जो मृत्यु है, बाकी अब इसको थोड़ा सा मैच कर ले कि इसकी ये सही है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को डाउट सा हो रहा है, लेकिन 1618 ही हो सकता है, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है कि 1618 को इसका जन्म हुआ था। अगर मैं हुमायूं की बात करता हूँ तो हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाबर और अकबर के बारे में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ लिया है। हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं। हुमायूं का जो वास्तविक नाम था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इस बात को आपने याद रखना है। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे। एक तो इनके द्वारा देवरा का युद्ध लड़ा गया था जो कि 1531-32 के आसपास लड़ा गया था। चौसा का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में होता है। इसके अलावा इनके द्वारा, हुमायूं के द्वारा जो है वो कनौज का युद्ध और विलग्राम का युद्ध भी लड़ा जाता है। इस बात को आपने याद रखना। तो कनौज का युद्ध और विलग्राम का युद्ध इनके द्वारा जो है वो 1540 में लड़ा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ चौसा के युद्ध और विलग्राम के युद्ध की, तो दोनों युद्ध में ही शेरशाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं की हार होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? देखिए, अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता हूँ और भारतीय संविधान की बात करता हूँ तो पार्ट नंबर 4 भाग 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक किया गया है। देखिए भैया, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
इस बात को भी आपने याद रखना है कहाँ से लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान ने लिया है। भाई भाग 3 ऑप्शन में दिया है, भाग 5 ऑप्शन में दिया है और भाग 6 भी दिया है। क्या इनके बारे में जानना जरूरी? जी हाँ, जरूरी जानना है। और जब मुझे नॉलेज है तो मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब ऐसे हो गए जो मेरे माइंड पे टिप्स पे बैठ गए हैं, तो मुझे आप बताना थोड़ा बहुत आसान लगता है अब, क्योंकि अब ढूंढने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं पहले ही बना लेता हूँ। तो अगर मैं भाग 3 की बात करता हूँ भाई, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकार जो हमने वो यूएसए से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 12 से 35, अनुच्छेद नंबर 12 से 35, जिसको मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। भाई भाग 5 में जो है वो डील करता है, भाग 5 यूनियन गवर्नमेंट के साथ, और भाग 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है वो डील करता है, भाग 6। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, यूनियन गवर्नमेंट भाग 5 के साथ डील कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है वो भाग 6 में डील कर रहा है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड ए मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति का अधिकतम इतने सदस्य के लिए मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। भाई एक व्यक्ति है वो जो है वो सदस्य नहीं है किसका? संसद का, और संसद का वो सदस्य नहीं है, तो उसको भैया जो है वो राष्ट्रपति कितने समय के लिए जो है वो मंत्री नियुक्त कर सकता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो इसको जो है वो हद से हद जो है वो 6 महीने के लिए जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो क्या किया जा सकता है, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 3 भाग है, पार्लियामेंट के 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मैं आरपी कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जो जिक्र होता है वो अनुच्छेद नंबर 52 से 61, बहुत बार पूछा गया है। 52 से 61 किसके बारे में बात होती है? राष्ट्रपति के बारे में। संसद के बारे में अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं तो राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद नंबर 80 और लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद नंबर 81। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों ही बातें। ज़्यादा डिटेल्स हम यहाँ पे नहीं जाने वाले, सिर्फ इतना ही देखेंगे। और अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, लोकसभा में जो टोटल सीटें अधिकतम है वो 550 है, वर्तमान में जो है वो 543 यहाँ पे बैठते हैं। और अगर बात की जाए आपके राज्यसभा की, तो राज्यसभा में वर्तमान में 250 सीटें बैठते हैं और 250 मेंबर्स बैठते हैं, और वर्तमान में जो है वो अधिकतम 250 है और वर्तमान में 245 है, ये भी आपको याद रखना है। और 12 सदस्य राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सिर्फ इन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सिर्फ इन्हीं आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन से आधार है भाई? तो दुर्व्यवहार तथा असमर्थता। देखिए, प्रो वेरी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो याद रखना है कि जो दुर्व्यवहार और असमर्थता होगी, उससे जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक न्यायाधीश होंगे उसको हटाया जा सकता है। अगर वो जो है आपके साथ बिहेवियर ठीक नहीं करता है, वो असमर्थ है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उससे जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय के पद से, एक न्यायाधीश से जो है हटाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी आशा है और कि आप लगातार डेली इन वीडियो को देखते रहे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। हर हर महादेव, जय माँ मंगयाणी, जय माँ ठारी, हर हर महादेव, जय शंभू, हर हर महादेव।